अगले सेशन में चलते हैं अपने पॉलिटी सेशन में। पॉलिटी के तहत हम भाग 1 का अध्ययन कर रहे थे। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। मैंने आपको बताया था कि संघ का मतलब क्या होता है। संघ उसे कहते हैं, जो संघ का मतलब होता है राज्य, राज्यों से मिलकर बना देश। अगर संघ को हम इंग्लिश के अर्थ में लें तो उसे 2 मतलब होते हैं इसके, एक तो फेडरल, एक यूनियन। तो हमारा देश क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया है, ना कि फेडरल ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। और भारत अर्थात इंडिया राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। वहीं पर फेडरल एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें राज्यों के समझौते का परिणाम संघ होता है। जैसे फेडरल एक अमेरिका है, क्या है, अमेरिका। तीसरी व्यवस्था होती है कन्फेडरेशन की, जिसे परिसंघ कहते हैं। परिसंघ भी राज्यों के समझौते का परिणाम होता है, लेकिन परिसंघ में राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार होता है। दूसरी बात मैंने बताई कि भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत, मतलब इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब यह है कि भारत का जो औपचारिक नाम है वह इंडिया है। क्या है, इंडिया है। इसके अलावा अनुच्छेद 2 बताया मैंने आपको। अनुच्छेद 2 के तहत भारत किसी बाहरी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल कर सकता है और नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। क्या कर सकता है, नए राज्यों का। अनुच्छेद 2 का सीधा सा मतलब यह है कि हम विदेशी क्षेत्रों को कैसे अर्जित कर सकते हैं, इसका प्रावधान संविधान सभा ने किया था। इसके तहत हमने विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया, जैसे कराईकल, माहे, यनम, पौंडीचेरी। इन क्षेत्रों को अलग अलग देशों से हमने लेकर अपने देश में शामिल किया। बाद में इन्हें यूटी या राज्य में परिवर्तित कर दिया। जैसे गोवा को जब हमने शामिल किया था तो पहले उसे यूटी का दर्जा दिया और यूटी के बाद उसे हमने राज्य का दर्जा दिया। इसके अलावा हमने सिक्किम को भी शामिल किया। सिक्किम को पहले 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 36वें संविधान संशोधन द्वारा उसे राज्य का दर्जा दिया गया। अब है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत हमने कहा था कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सके, उसके नाम में परिवर्तन कर सके, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सके। अगर राज्य चाहे तो देश के अंदर राज्य को कितने भी भागों में विभाजित कर सकता है। किसी राज्य को किसी राज्य की सीमा मिला सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश के किसी भाग को मध्य प्रदेश में मिलाना हो या उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करना हो। जैसे उत्तराखंड जब गठित हुआ था 9 नवंबर 2000 को, उस समय उसका नाम उत्तरांचल था। बाद में उसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। इसी प्रकार नाम चेंज कर सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। अब इसमें एक शर्त जोड़ दी गई 5वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कि जो राज्य प्रभावित होगा परिवर्तन से, उस राज्य की विधानमंडल से उसकी राय ली जाएगी। और यह जो विधेयक है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के आधार पर ही संसद में पेश किया सकता है। राय ली जाएगी लेकिन राय मानी जाएगी ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए केवल राय ली जाती है। राय मानना या ना मानना किसके हाथ में होता है, संसद के हाथ में होता है। जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया जा रहा था, उस समय आंध्र प्रदेश की विधानमंडल की राय थी कि तेलंगाना को ना अलग किया जाए, लेकिन संसद ने आंध्र प्रदेश की विधानमंडल की राय के विरुद्ध जाते हुए तेलंगाना को एक अलग राज्य बना दिया। इसी प्रकार अनुच्छेद 3 में 18वां संविधान संशोधन किया गया। उसके तहत कहा गया कि संसद संघ शासित प्रदेशों को भी बना सकती है, उनकी सीमा में भी परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य में से संघ शासित प्रदेश बना सकती है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया कोई भी संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसके तहत अनुच्छेद 368 के तहत, अर्थात इसका सीधा सा मतलब है कि जितने भी अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संशोधन किए जाते हैं वह साधारण बहुमत से किए जाते हैं। साधारण बहुमत का मतलब होता है आधे से एक अधिक। इसी प्रकार जब अनुच्छेद 2 और 3 में राज्यों के संशोधन होते हैं तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 है उनमें भी संशोधन होता है। तो इसका मतलब अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में किया गया कोई भी संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ये आपकी कल की क्लास थी जिसको मैंने सरसरी निगाह से आपको बता दिया, आपका रिवीजन भी हो गया होगा।
आपका रिवीजन हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं इसी क्लास में। आज हम बात करेंगे भारत कैसे बना। अब सोचिए भारत कैसे बना। अगर इसका हमें अध्ययन करना हो तो हमें देखना होगा कि प्राचीन समय से भारत की स्थिति क्या थी। तो अगर हम 1893 से पहले जाएं, 1893 से पहले, जिसे कुछ लोग अखंड भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब क्या था? अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक या कन्याकुमारी तक, ये सब क्या था? अखंड भारत के अंतर्गत था। तो 1893 में अखंड भारत में से अफगानिस्तान को अलग कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने। 1893 में क्या किया? अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। फिर आया 1935। क्या आया? 1935। 1935 में से अब जो अखंड भारत था उसमें से म्यांमार को अंग्रेजों ने अलग कर दिया। क्या कर दिया? जिसे हम बर्मा कहते हैं। क्या कहते थे? बर्मा कहते थे, उसको अलग कर दिया। फिर आया 1947। क्या आया? 1947। 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। उस समय पाकिस्तान आज के पाकिस्तान से अलग दो भागों में विभाजित था, जिसे कहते थे एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश में परिवर्तित हो गया। किसमें परिवर्तित हो गया? बांग्लादेश। ये कब परिवर्तित हुआ? 1971 में। तो कुल मिलाकर अखंड भारत से कई देश बन गए, जिसमें एक अफगानिस्तान है, एक म्यांमार है, एक पाकिस्तान है और एक बांग्लादेश है। लेकिन हम इस भारत की बात नहीं करेंगे, हम बात वो करेंगे जो 1947 में क्या स्थिति थी भारत की। 15 अगस्त 1947 को भारत की क्या स्थिति थी। अगर हम 15 अगस्त 1947 में जाएं तो भारत कई भागों में बिखरा हुआ था। पहले क्या था? ब्रिटिश भारत। क्या था इसमें? ब्रिटिश भारत। पश्चिमी बंगाल, ब्रिटिश भारत दो भागों में विभाजित था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एक को कहते थे प्रांत और एक को क्या कहते थे? कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी। क्या कहते थे? मुख्य आयुक्तों के प्रांत। क्या जो प्रांतों की संख्या थी वह थी 11। कितनी थी? और जो मुख्य आयुक्तों की संख्या थी वो थी 4। 15 अगस्त 1947 में जो हमें भारत मिला, 15 अगस्त 1947 में हमें जो भारत मिला था वह भारत कौन सा था? ये था 15 अगस्त 1947 में हमें ये मिला था। केवल अंग्रेजों ने हमें जो वास्तव में दिया था वो क्या दिया था? इतना दिया था। इसके अलावा क्या था? देसी रियासतें। क्या थी? देसी रियासतें। इनकी संख्या कितनी थी? 552। कितनी संख्या थी इनकी? 552। 13 रियासतें किसमें चली गई थी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान को कितनी रियासतें मिली? 13। हमें कितनी मिली? 552। ये जो 552 रियासतें थी, ये आज के भारत का 40% हिस्सा थी। कितनी थी? सोचिए कितना बड़ा भूभाग था ये। 40% हिस्सा था आज के भारत का। देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 552। इसके अलावा फ्रांस के अधीन क्षेत्र थे। क्या थे? फ्रांस के अधीन क्षेत्र। इसके अलावा पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र और इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र थे। क्या थे? अन्य क्षेत्र। अब फ्रांस के अधीन क्षेत्र, इसको हम मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। उसमें एक था चंद्रनगर। कौन सा था? चंद्रनगर। ये चंद्रनगर है, ये पश्चिम बंगाल में था। यहाँ पे था येनम, पांडिचेरी, कराईकल और एक क्या था? माहे। क्या था? माहे। एक क्या था? चंद्रनगर, येनम, पांडिचेरी और कराईकल और माहे। जो पुर्तगालियों के अधीन थे, जो क्या थे? पुर्तगालियों के अधीन। एक क्षेत्र यहाँ पर था, एक क्षेत्र यहाँ पर था और एक क्षेत्र यहाँ पर था और एक क्षेत्र यहाँ पर था। इस क्षेत्र का जो नाम था वो था गोवा। क्या नाम था इसका? गोवा। इसका नाम था दमन दीव था और ये दादरा नगर हवेली था। ये वाला ये क्या था? ये गोवा था, दीव था और दादरा नगर हवेली फ्रांस के अधीन। चंद्रनगर, येनम, पांडिचेरी, कराईकल
अभी आपने पांडिचेरी सुना होगा, पांडिचेरी, यलम, पांडिचेरी, कराईकल और माहे, इनसे मिलकर एक यूटी बना हुआ हमारा पांडिचेरी, उन चारों से मिलकर। दीव और दादरा नगर हवेली एक यूटी है, गोवा एक राज्य है। अन्य क्षेत्रों में क्या क्या थे? अन्य क्षेत्रों में आप समझ सकते हैं, एक था लक्षद्वीप। क्या था? यहाँ पर कुछ द्वीप हैं, इन्हें क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। तब इनका नाम लक्षद्वीप नहीं था, अलग अलग नामों से द्वीप जाने जाते थे। एक है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या था? एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अभी वर्तमान भारत के हैं ये। और एक क्षेत्र में और लिख दे रहा हूं, इसमें क्या हो गया? लक्षद्वीप हो गया एक, तो एक क्या हो गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। और एक था सिक्किम। मैंने आपको सिक्किम के बारे में बताया, कहां पर है? भूटान के बगल में है। पहले चित्र बनवाया था मैंने आपको, वेस्ट बंगाल के ऊपर। देसी रियासत 592 देसी रियासत थी और ये लगभग 40% हिस्सा घेरती थी। अब इन देसी रियासतों का था क्या? इन देसी रियासतों पर जो ब्रिटिश थे उनका अप्रत्यक्ष शासन था। क्या शासन था? अप्रत्यक्ष शासन। मतलब अप्रत्यक्ष शासन का मतलब क्या था? ये देसी रियासतों के शासक थे, वो नाम के शासक थे, वास्तव में शासन कौन चला रहा था? ब्रिटिश रियासतें। अब इन देसी रियासतों को फायदा क्या था? जब कोई युद्ध होता या कोई आंतरिक कलह होती, जनता विद्रोह करती, तो क्या करते? जो ब्रिटेन था, जो अंग्रेज थे, वो इनके क्या बनते? ढाल बनते, उनकी सुरक्षा करते। बदले में देसी रियासतों ने संचार, विदेश नीति और प्रतिरक्षा, क्या दे देता? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार, इसको दे दी थी। और ब्रिटिश राज पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहा था। क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटेन के उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था? क्लीमेंट एटली ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए कहा कि जो देसी रियासतें भारत और पाकिस्तान से स्वतंत्र रहना चाहती हैं, वो स्वतंत्र रह सकती हैं। अब इसका मतलब क्या था? इन्हें सीधा सीधा संदेश मिला, अगर हम चाहें तो अलग देश बना लें। है जो भोपाल सेतु से भारत के इतने बड़े हिस्से में, आप समझ रहे हो, भोपाल यहाँ पर है, इतना सा है ये केवल भोपाल में। ये चाहता क्या है? अलग देश बनाना। ये नालायक चाहता क्या है? अलग देश बनाना। आप समझ रहे हो? अब ऐसे छोटे छोटे देश होते, हम दिल्ली से भोपाल तक गए और हमने 10 देशों की यात्रा की। कितने देशों की यात्रा की? 10 देशों की। अगर सोचो भारत का एकीकरण ना हुआ होता तो हम अगर दिल्ली से भोपाल जाते या दिल्ली से हम इलाहाबाद आते तो कम से कम 10 देशों की यात्रा कर लेते। बीच में आगरा देश पड़ता, मथुरा देश पड़ता, एक फिरोजाबाद देश होता, एक लखनऊ देश होता, एक इलाहाबाद देश होता। तो अगर एकीकरण नहीं हुआ होता तो ऐसी स्थिति होती। कैसी स्थिति होती? और ब्रिटेन ऐसा कर क्यों रहा था? ब्रिटेन से इनके सामरिक फायदे थे। सामरिक फायदे कैसे थे? ऐसे बहुत सी देसी रियासत थी जहां से खनिज निकलता था। क्या निकलता था? और ब्रिटेन उन खनिजों का प्रयोग करके अपने संसाधन बढ़ाना चाहता था और वह चाहता था कि संसाधन हमें हमेशा मिलते रहें। इसलिए वह देसी रियासतों के स्वतंत्र रहने पर जोर दे रहा था, उन्हें स्वतंत्रता देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ? इन्हें पता चलने लगा कि अगर भारत 2 भागों में बंटना है तो भारत देसी रियासतों को छोड़ने वाला नहीं है। तो एटली सरकार ने द्वारा घोषणा की कि सभी देसी रियासतें या तो भारत यूनियन या फिर पाकिस्तान यूनियन में शामिल होने की घोषणा करें। इससे क्या हुआ? देसी रियासतों पर दबाव बढ़ने लगा। अब ये देसी रियासतें ऐसा तो थी नहीं कि भारत से बाहर थी, भारत के अंदर ही थी और भारत में स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। तो निश्चित बात है यहाँ जो भारत के क्रांतिकारी होंगे वो बचने के लिए देसी रियासतों में जाते होंगे, इनकी जनता प्रांतों में आती होगी, तो स्वतंत्रता के बीच इनके बीच पहुंच रहे थे। तो जनता भी चाहती थी कि हमें एक ऐसा शासन मिले जो लोकतांत्रिक हो, और इनके शासक कैसे थे? अलोकतांत्रिक थे। कह सकते हैं अय्याश थे क्योंकि पैसा बहुत था।
विदेश में रहते थे। समझ में आ गया? जनता से इन्हें कोई मतलब ही नहीं था, इन्हें केवल इससे मतलब था कि हमारी सुख सुविधाएं क्या हैं। तो इसी बीच एक हमारे व्यक्तित्व हुए, जो महान व्यक्तित्व के निशानी थे, इनका नाम था पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ये उस समय गृह मंत्री थे। क्या मंत्री थे? गृह मंत्री। गृह मंत्रालय के पास था। इसी समय क्या होता है, एक देसी रियासत मंत्रालय का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है? देसी रियासत मंत्रालय, देसी रियासत मंत्रालय गठन किया जाता है। और इसका अतिरिक्त प्रभार किसे मिल जाता है? अतिरिक्त प्रभार पटेल जी को मिल जाता है। पटेल जी ने क्या किया बताए? पटेल जी ने एक हाथ में गाजर पकड़ी और एक हाथ में डंडा। इन देसी रियासतों के लिए जो देसी रियासतें आराम से मिली उन्हें गाजर दी, और जो नहीं मिलना चाहती थी उनको डंडा दिया। अब गाजर खा, लेकिन सबको खिलाई गाजर ही इन्होंने। समझ में आ गया? तो इन्होंने एक विलय पत्र बनाया। क्या बनाया इन्होंने? विलय पत्र। इन्होंने एक विलय पत्र बनाया, 4-5 लाइन का विलय पत्र था। इसमें कहा गया कि आपकी स्वतंत्रता का, आपके शासकों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हमें केवल वही मामले चाहिए जो केवल ब्रिटिश सरकार पर थे, अर्थात प्रतिरक्षा, विदेश मामले और संचार। हमें ये 3 मामले दे दो, बाकी तो हम अपने आप ले लेंगे। इन्होंने क्या कहा? हमें तुम 3 मामले दे दो, बाकी की तो हम अपने आप ले लेंगे। अब 552 रियासतें थी, पहले ये स्वतंत्र होना चाहते थे, लेकिन इन्होंने क्या कहा? पटेल जी ने कहा, यदि आप 15 अगस्त 1947 तक प्यार से समझ जाते हो, शामिल हो जाते हो तो सही है, नहीं तो आप पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और कठोर कार्रवाई का मतलब ये होगा, जब जनता आपके घर में पहुंचेगी, आपके महल में पहुंचेगी, वो आप में उतार उतार के जूते मारेगी, फिर सड़क पर दौड़ाएगी, तो हम आपकी सहायता करने नहीं आएंगे। जो राजा हो लेकिन कुत्ता बना के मारे जाओगे। ये थी कठोर भाषा उनकी। उन्होंने कहा, जनता ने अगर विद्रोह किया, हम आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे, हम आपका सहायता नहीं करेंगे यदि आप 15 अगस्त 1947 तक विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हो। पहले मना करते रहे, लेकिन जैसे जैसे 15 अगस्त का समय आता गया, 15 अगस्त 1947 जैसे समय करीब आ रहा था, देसी रियासतें धीमे धीमे शामिल होने लगी। और ये देसी रियासतों के जो राजा थे, इन्हें शासन भाषण से कोई मतलब नहीं था। तो एक भेड़ जब एक रास्ते में चलने लगती है तो अन्य भेड़ें भी चलने लगती हैं। तो धीमे धीमे 15 अगस्त तक 549 इतनी रियासतें शामिल हो गई। कितनी हो गई? 549 रियासतें शामिल हो गई, केवल 3 रियासतें बची। अगर कोई व्यक्ति 552 नंबर का पेपर देता है, उसमें से उसे 549 नंबर मिल जाते हैं, तो उसका पेपर कैसा गया? बढ़िया गया। तो आप सोचिए पटेल जी ने कितना अच्छा कार्य किया। बहुत अच्छा कार्य किया नहीं किया? उन्होंने 549, इसे कहते हैं रक्तहीन क्रांति थी ये, मतलब बिना रक्त बहाए, केवल धमकियों से ही काम चलाया। केवल किससे काम चलाया? धमकियों से। रक्तहीन क्रांति। उन्होंने पूरे देश को एक कर दिया। पटेल जी ने सबको क्या दी? गाजर। और जिसने गाजर नहीं दी उसे डंडा दिया, फिर गाजर दी। खानी तो गाजर थी, तो लोगों ने कहा कि चलो बिना डंडा के खाते हैं गाजर। तो अब 3 रियासतें थी, वो बच गई। कुछ नालायक तो होती है क्या उसमें? बच्चे सारे अच्छे थोड़े होते हैं, क्यों भाई? कुछ नालायक नहीं होते क्या है? तो उन 3 नालायकों में कौन कौन था? एक था जूनागढ़। कौन था? जूनागढ़। एक क्या था? हैदराबाद। आज का शहर हैदराबाद नहीं है, ये हैदराबाद उस समय उस भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। समझ में आ गया? और एक बचा हमारा जम्मू कश्मीर। क्या बचा? जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन 3 रियासतों को छोड़कर सभी ने अपने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब बात आई जूनागढ़ की।
तो देखिए जो जूनागढ़ था, क्या था? जूनागढ़। तो जूनागढ़ की स्थिति कैसी थी? जूनागढ़ में शासक जो था, कौन? शासक। शासक तो कौन था? मुस्लिम। कौन था शासक? मुस्लिम। शासक तो मुसलमान था, लेकिन जो बहुसंख्यक जनता थी, बहुसंख्यक जनता, वो कौन थी? हिंदू। बहुसंख्यक जनता क्या थी? हिंदू थी। जूनागढ़। जूनागढ़ था कहां पर? आप थोड़ा मैप से समझें। ये आपका गुजरात है इस समय, वर्तमान में क्या ऐसे बोलते हैं? गुजरात। इसे क्या बोलते हैं? गुजरात। गुजरात में ये जो हिस्सा है, यहां क्या था? जूनागढ़। ये जूनागढ़ था। अब हुआ क्या? जूनागढ़ के शासक ने, जो मुस्लिम शासक था, उसने क्या कहा कि हम पाकिस्तान के संग, किसके संग मिलना चाहते हैं? पाकिस्तान के संग मिलना चाहते हैं, जो हमेशा से नालायक रहा है। और पाकिस्तान ने भी इसकी विलय पत्र मान लिया कि आओ मिलो मिलो मिलो। पटेल जी का मूड खराब, जिंदगी कि यार ये तो गड़बड़ हो गया मामला, कि जूनागढ़ जा रहा है उधर। अब होगा क्या? पाकिस्तान ऐसे आकर यहां से आएगा, वैसे ही आतंकवादी कमाते हैं क्या? अगर सोचो जूनागढ़ और उनके पास होता तो बहुत आतंकवादी आते। तो जूनागढ़, अब आप मान लो पटेल जी जानते थे ये पाकिस्तान जो बन रहा है ये हमारे लिए हमेशा नासूर रहेगा। क्या रहेगा? नासूर। तो उन्होंने क्या किया? जूनागढ़ में जनता को भड़का दिया, जो विद्रोह करो। और विद्रोह करके जनता ने क्या किया? एक सरकार बना ली। ऐसे ही सरकार बनी, जनता भड़की, जूनागढ़ का शासक फुर्र पाकिस्तान पहुंच गया। कहां पहुंच गया? पाकिस्तान। अब वो तो पाकिस्तान पहुंच गया, इसका एक मंत्री था। कौन था? मंत्री। आपने नाम सुना है कभी भुट्टो का? बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो। तो बेनजीर जो भुट्टो है, नजीर, पुत्र का नाम है बिलावल। इनके पिता का नाम क्या था? जुल्फिकार। जुल्फिकार के पिता का नाम था नवाज। हमारे यहाँ राहुल गांधी है ना भी, वैसे ही पाकिस्तान में भी बिलावल जी हैं। ये विदेश मंत्री हैं। कौन है अभी? विदेश मंत्री। इनकी मां पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही, और जब प्रधानमंत्री नहीं थी, चुनाव लड़ रही थी, चुनाव का समय था, तो इनको बम से उड़ा दिया गया। पाकिस्तान में सोचो क्या होता है, ये एक रैली कर रही थी, उन्हें बम से उड़ा दिया गया, मर गई है। उनके पिता थे जुल्फिकार, उनके पिता थे शहनवाज। शहनवाज भुट्टो उस समय मंत्री थे। कौन थे मंत्री? शहनवाज भुट्टो। ये भुट्टो खानदान है ना, जो ये पाकिस्तान में है, इसी भुट्टो खानदान को मंत्री बनाया। तो जब जूनागढ़ में जनता का विद्रोह हुआ, शासक पाकिस्तान रवाना हो चुका था, अब शहनवाज बचे। तो शहनवाज कहां पहुंचे? भगते भगते नेहरू के पास पहुंचे कि नेहरू जी बचाओ। नेहरू जी का भैया मैं तो मंत्री नहीं हूं, पटेल के पास जाओ। जैसे पटेल के पास पहुंचे, उनने फौरन एक विलय पत्र दिया, लो भाई कर साइन, अभी बचाते हैं। जब साइन हो गए इस पर, तो यहां पर फिर जनमत संग्रह कराया गया। क्या कराया गया? और जनता ने 99% मत दिया, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। केवल बेनजीर भुट्टो के खानदान के और उसके खानदान के 93 वोट किसको मिले? पाकिस्तान में जाने को। सोचो क्या स्थिति, कितनी, मतलब इसे कहते हैं सामूहिक बेइज्जती। पाकिस्तान की सामूहिक बेइज्जती हुई आजादी से पहले। ठीक, एक देश कह रहा है कि हम 99% लोग क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान थू, क्या कह रहा है वो? तो अब जूनागढ़ मिल गया। तो जूनागढ़ कैसे मिला? जनमत संग्रह से। आपको ध्यान क्या रखना है? जूनागढ़ मिला जनमत संग्रह से। जूनागढ़ किससे मिला? जनमत संग्रह से। जूनागढ़ किससे मिला? जनमत संग्रह से। अब बात आई हैदराबाद की। किसकी बात आई? हैदराबाद की। अब आप सोचो, देखो शासक कितने बेवकूफ होते हैं। मैं उसका एक और उदाहरण दूंगा आपको। मैं क्या कहता हूं, जो राजा महाराजा खानदान होता है ना, वो बेवकूफ खानदान होता है। आप सोचो, ये है भारत, ठीक है, और यहां कहीं पर नालायक पाकिस्तान,
और यहां कहीं पर उस समय पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, एक देश है हैदराबाद, वो ऐसी स्थिति में है। यहां पर क्या है, हैदराबाद, और जो हैदराबाद का निजाम है वह पता क्या कह रहा है, हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। वो क्या कह रहा है, हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। अब एक गधे छाप अगरबत्ती, ये बता कि तू मिल कर जाएगा, जमीन को उठा के ले जाएगा क्या है? अब सोचो शासकों में कितनी बुद्धि होती है। अब हुआ क्या, हैदराबाद जब इसने कहा कि हम किसके साथ मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ, कि लोटा थोड़ी है लेके चला जाएगा। टेक्निकल पेड़ निकालोगे दूसरी जगह लगा देते, ऐसे ही करता है। तो फिर क्या होगा, जब हैदराबाद के निजाम ने क्या कहा, हम इसके साथ मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ। अच्छा, पाकिस्तान ने इनसे कहा जब आप पर कुछ संकट आएगा तो हम उसका साथ देंगे। आप सोचो, खुद का साथ दे नहीं पा रहा है, खुद के खाने के बहाने पड़े हुए हैं और दूसरों को दावत देने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, लेकिन ये पाकिस्तान क्या क्या हो रहा था, निजाम पर बहुत पैसा बहुत था। गोलकुंडा की जो खान है, जहां से कोहिनूर हीरा निकला, वो यहीं पर थी, गोलकुंडा खान। तो इतना पैसा था इन पर, पाकिस्तान इनके पैसे की तरफ नजर थी। तो इसने हैदराबाद ने एक समझौता किया भारत के साथ, यथास्थिति का समझौता। इसने क्या समझौता किया, यथास्थिति का समझौता। इसने यथास्थिति का समझौता किया और ये कहता है कि भारत सरकार से कि हमें 1 साल का समय दो। देखो नालायक क्या कह रहा है कि 1 साल का समय दो और हम अपने लोकतांत्रिक चीजों का विकास करेंगे, लोकतांत्रिक सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। और इसने 1 साल का समय मांगा क्यों था, इसने इसलिए मांगा था जो लोग भारत की तरफ मिलना चाहते हैं उनका दमन करने के लिए। इसने एक मजलिस बनाई, MIM के नाम से। क्या बनाई, मजलिस, संगठन बनाया, और उसमें जो सैनिक थे उनको आदेश दिया कि आप हिंदुओं का कत्लेआम करो। हिंदुओं का कत्लेआम होने लगा। ये बात किसके पास पहुंची, पटेल जी के पास। जब उनके पास पहुंची उनका फिर मूड खराब। अच्छा, अरे हमने तो 1 साल का समय दिया और तू हमसे कह रहा है कि मतलब मार रहा है। तो जैसे ही पटेल के पास बात पहुंचती है तो वो अपनी सेना को भेज देते हैं। तो किसको भेज देते हैं, सेना। हैदराबाद में सेना प्रवेश। ये नालायक निजाम ये पहुंच गया इंग्लैंड के पास और इसने कहा हमसे कि हम अलग देश बनाना चाहते हैं, लेकिन ये हमें क्या कर रहे हैं, हमें पटेल परेशान कर रहे हैं। यूएनओ ने पटेल को बुलाया, कहा भाई क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हो, बच्चा है हमारा ये। पटेल ने कहा साहब हम नहीं परेशान कर रहे जनता, तो आप सेना नहीं भेज सकते। पटेल ने वापस आए और पटेल ने फिर कहा कि ऐसा करो सैनिकों, पुलिस के कपड़े पहनो। पुलिस के कपड़े पहने फिर भेज दिया। ये फिर यूएनओ के पास पहुंचा। इसने कहा साहब फिर वो ये रहे। फिर पटेल को बुलाया गया, नहीं साहब हमने इस बार सैनिक नहीं भेजे, हमने तो सिर्फ पुलिस भेजी है क्योंकि यहाँ पर हो रहा है हंगामा, जनता कर रही पूरा, तो हम राजा को बचाना चाहते हैं। और पुलिस कार्रवाई करके 5 दिनों में हैदराबाद को जीत लिया। और वहां पर क्या हुआ, पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को मिला लिया। तो पुलिस हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, पुलिस कार्रवाई द्वारा। कैसे मिलाया गया, पुलिस कार्रवाई द्वारा। तो आपको याद क्या रखना है, जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, जन्म संग्रह के द्वारा। और हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, पुलिस कार्रवाई के द्वारा। और क्या कहा उन्होंने, हम तो निजाम की सहायता करना चाहते हैं, कहीं लोग उसको मार ना दें। क्या कहा उन्होंने, लोग उसको मार ना दें। हैदराबाद बन गया, हैदराबाद को राज्य का में रखा गया। मैं जो हमारा देश जब देश आजाद हुआ तो 4 भागों में राज्यों को बांटा गया, क ख ग घ। मैं आपको भी सब दिखाऊंगा, समझाऊंगा। का में कौन से राज्य थे, जो हमारे ब्रिटिश प्रांत थे वो का में थे। खा में बड़ी रियासतें थी, गा में छोटी रियासतें और मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे। और घा में ऐसे क्षेत्र जो हम अर्जित करेंगे। क्या करेंगे, अर्जित करेंगे। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने केवल घा में अंडमान निकोबार को रखा हुआ था, ठीक है। तो अब इसको बना दिया। अब जो निजाम था यहाँ का उसको कह दिया कि आप इस राज्य के प्रमुख होंगे।
और लोकतांत्रिक सरकार काम करेगी। 1956 ही हुआ है, 52 में संविधान बनकर तैयार हुआ है, 1956 7वां संविधान संशोधन। और निजाम से पूछा जाए तुम कौन? राज प्रमुख का पद समाप्त, ऐसे कहते हैं। पहले क्या पकड़ो? उंगली, फिर क्या पकड़ लो? पूरा पहुंचा, और फिर गले में हाथ डाल के, और दोस्त क्या हाल है? नहीं तो पटेल ने क्या किया? पहले चुटकी विलय पत्र दिया, उसमें 4 बातें लिखी कि साहब हमें क्या चाहिए, प्रत्यक्ष विदेश संचार मामले। और पता था पटेल को, जैसे ये मिले फिर इनके बजाओ कान पर। जो सब शासक कैसे अय्यास हैं, इन्होंने केवल जनता को चूसा है, कुछ नहीं किया। इन्होंने खून चूसा है, इनके चूस चूस के सुइया चुबा चुबा खून निकालो इनका। तो अब हैदराबाद मिल गया, हमें जूनागढ़ मिल गया। अब हमारा जो बचा था वो क्या बचा था? जम्मू कश्मीर। अब बात आई जम्मू कश्मीर की। हमने क्या किया? हैदराबाद को मिला लिया पुलिस कार्रवाई करके। वास्तव में कहने को पुलिस कार्रवाई थी तो सैनिक कार्रवाई। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? और हमने जूनागढ़ को मिला लिया जनमत संग्रह के आधार पर। अब बचा था क्या था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो आया था ना, उसका नाम था हरि सिंह। ये बहुत नालायक था। नाम तो सही है लेकिन हरि सिंह, यहाँ के शासक कौन थे? हरि सिंह। पहले तो हम ये देखते हैं शासक यहाँ पर कौन है? हिंदू। शासक कौन है? हिंदू। लेकिन जो हैदराबाद था उसमें शासक मुस्लिम थे, लेकिन बहुसंख्यक जनसंख्या क्या थी? हिंदू थी, लेकिन शासक मुसलमान थे। यहाँ उल्टा था, यहाँ शासक हिंदू है, लेकिन जो जनता है वो कैसी है? बहुसंख्यक जनसंख्या। बहुसंख्यक क्या है? मुस्लिम है। कैसी है वो? मुस्लिम। जब राजा हिंदू है और बहुसंख्यक जनसंख्या मुस्लिम है, तो निश्चित बात है यहाँ पर उल्टा खेल था। अब पटेल चाहते तो थे कि जम्मू कश्मीर मिल जाए, लेकिन हमारा देश आजाद हुआ था और पटेल ना एक गुजराती आदमी थे, वो समझते थे कितना रिस्क लेना चाहिए। तो उन्होंने हरि सिंह से पूछा मिलोगे क्या? हरि सिंह के दिमाग खराब, वो पता क्या कहता है? ना ना, हम तो ना पाकिस्तान में मिले ना हिंदुस्तान में मिले, हम इसको स्विट्जरलैंड बनाए। क्या बनाए इसको? स्विट्जरलैंड बनाएंगे, जो वादियों में लोग घूमने आएंगे। और स्विट्जरलैंड की अवस्थिति लगभग जम्मू कश्मीर जैसी है, तो इनने कहा कि हम स्विट्जरलैंड बनाए। इधर तो हिंदुस्तान था, हमारे हिंदुस्तान को कोई मतलब नहीं है, चाहे आप स्विट्जरलैंड बनाओ। और यहाँ क्या था? कश्मीर। यहाँ था आपका कश्मीर। ठीक है, थोड़ा सा पेट ज्यादा बढ़ गया, कोई बात नहीं। यहाँ ये चीज क्या है? ये है आपका जम्मू कश्मीर। अब इधर एक ना नालायक देश है पाकिस्तान, इसको सबर नहीं था। भाई तो स्विट्जरलैंड बना तो ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है तेरे स्विट्जरलैंड के लिए, लेकिन जो इधर है ना आतंकवादी, ये ना मानेगा कैसे भी। हरि सिंह नहीं माने, हरि सिंह नहीं माने। इधर से एक कबीला आया, अकबर खान। अकबर खान एक व्यक्ति था, उसके नेतृत्व में कबीलाई आक्रमण हुआ। वास्तव में वो कबीलाई आक्रमण क्या, पाकिस्तान के सैनिक इसमें शामिल थे और इन्होंने इस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये श्रीनगर में पहुंच गए। हरि सिंह जो स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे, अब इनका स्विट्जरलैंड बनने वाला था। भाई साहब ये भक्कर आए, ये चाचा जी बचाओ बचाओ बचाओ। चाचा जी निकालेगा, चाचा जी नहीं, अब तो पापा जी बताएंगे। कौन बजाएगा? पापा जी बजाएंगे तुम्हें, चाचा जी नहीं बजाएंगे। तो हरि सिंह इधर भक्कर आए, क्योंकि इनका जो परिवार था वो भी अकबर खान के पास था। उन्होंने घेर लिया, ये निकल तू। अब हरि सिंह इनके पास आते हैं, पटेल का वही भाई सहायता तो कर रहे, लेकिन हमारे पास एक ऐसा पत्र है, ये विलय पत्र है, यहाँ पर आपको एक साइन करने हैं। हरि सिंह संकट में। इधर जो माउंटबेटन था, माउंटबेटन की पत्नी और नेहरू जी बहुत अच्छे मित्र थे। वही कश्मीर बनाओ तो माउंटबेटन
तो माउंटबेटन जो था, माउंटबेटन ने राय दी, उस समय क्या था, ये गवर्नर जनरल था भारत का। कौन था ये? क्योंकि भारत अभी भी डोमिनियन स्टेट था। क्या था? डोमिनियन स्टेट था। तो माउंटबेटन ने एक राय दी, भैया जब तक ये विलय पत्र पर साइन ना करते तब तक आप इसको सहायता ना दें, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संधि का उल्लंघन होगा। और पटेल तो चाहते थे कि एक लेटर ले ले, लव लेटर ले ले हमारा, और साइन कर, हमारा बन जा। क्यों बेवफा बना घूम रहा है? जब श्रीनगर तक आ चुके थे तो इस हरि सिंह ने क्या किया, लिख दिया हर हर नारायण, जो हो गया तुम्हारा कल्याण, हो गया तुम्हारा कल्याण। जैसे ही इसने साइन किए, पटेल ने फटाक से सेना भेजी, चलो भाई होने दो आक्रमण। और सेना का अध्यक्ष किसे बनाया? उस्मानी को। किसको बनाया? कमांडर उस्मानी को बनाया। उस्मानी वह व्यक्ति था जो पाकिस्तान जाता हमें मिल जाए, हमें चीफ कमांडर बना देंगे। पटेल ने इन्हें लड़ने के लिए भेज दिया। ये उस्मानी ने लगभग अकेले आदमी ने 1200 सैनिकों को मारा, बहुत टेक्निकल था, और इसने जीत लिया श्रीनगर से पाकिस्तान को बाहर। अब इतना बचा था इसके पास, इतना बचा था। पटेल चाहते थे कि पूरा जीत लें, वो तो अगर वो बचा तो थोड़ा सा और जीत लें। लेकिन नेहरू जी ना गांधी के बहुत वो थे, सुनने गई कि भाई यहाँ तो हंगामा कर चुके हैं, नए नए देश हैं, तो ऐसा करते हैं कि अब हम यूएनओ के पास चले जाते हैं। नेहरू जी से बस यही गलती हो गई कि यूएनओ के पास चले गए, और यूएनओ के पास जाने से क्या हुआ, युद्ध विराम की यूएनओ ने घोषणा कर दी। और यूएनओ जो शर्त रखी, वह शर्त रखी कि यहां पर जनमत संग्रह कराया जाएगा, लेकिन कब? जब पाकिस्तान अपनी सेना को वापस ले जाए। साथ में जो श्रीनगर का प्रशासन है, इसका श्रीनगर का प्रशासन है, वह जनमत संग्रह कराएगा। ना तो पाकिस्तान कभी बाहर गया पीओके से, ना श्रीनगर ने प्रशासन ने जनमत संग्रह करा पाया। अब हुआ क्या, जो चला गया वो चला गया। नेहरू जी से गलती हो गई। बीजेपी ना इस बात पर कमेंट भी करती है कुछ पार्टियां, लेकिन नेहरू जी ने जानबूझकर नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति जो देश आजाद हो रहा है तब बन रहा है, उन्होंने 17 साल शासन किया 1964 तक। 1964 तक शासन करने वाले व्यक्ति से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये कहें कि उनकी ऐसी मंशा थी कि भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तो ये तो बीजेपी वाले और कुछ न्यूज चैनल ही कह सकते हैं। हमारे लिए तो नेहरू जी एक पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य भी किए थे, लेकिन उनसे गलती हो गई। यूएनओ वास्तव अमेरिका की संस्था थी, इंग्लैंड की संस्था थी, यूरोपीय देशों की संस्था थी, तो ये चाहते थे कि मैं लड़ाई ना हो, तो एक लाइन खींच दी गई, तो लाइन हो गई। इसे बोला गया एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोला गया? और इस क्षेत्र को हम बोलते हैं पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये क्षेत्र अभी हमारे पास है, जो ये क्षेत्र है, जो 2/3 क्षेत्र, कितना है ये? 1/3 क्षेत्र अभी पाकिस्तान के पास है, इसमें से 2/3 क्षेत्र हमारे पास है। अब जब पटेल ने बात तो मान ली, अब लेकिन एक और था, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला इनके पिता हैं, फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला उस समय काफी फेमस थे और जनता की पसंद भी थे। तो जनता की पसंद थे तो फारूक अब्दुल्ला ने एक अड़ंगा लगा दिया। इन्होंने कहा हम देंगे, लेकिन हमें 301 अनुच्छेद दे दो आप, विशेष प्रावधान का। हमारा खुद का संविधान होगा। क्या होगा? खुद का झंडा होगा और खुद की संप्रभुता होगी। हमारे राज्य को आप काट छांट करके बदल नहीं सकते। लेकिन उस समय क्योंकि हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि हम ज्यादा हंगामा कर नहीं सकते थे, हमने फारूक की बात मान ली। फारूक की बात मान ली और चलता रहा मामला। फिर एक व्यक्ति आया गुजराती, क्योंकि ये गुजराती था, और उसके बाद एक और गुजराती आता है और वो क्या कहता है बताएं? 370। ये क्या होता है? और उस गुजराती, मोटे भाई गुजराती ने 370 भी हटा दी, इनसे संविधान भी छीन लिया, इनका झंडा भी छीन लिया, और इतना नहीं किया, जो
बकवास मत कर, एक लाइन और खींच दे ऐसे करके, ये होगा लद्दाख, ये होगा जम्मू कश्मीर। जो सालों तुम राज्य की बात करते हो, हम तुम्हें यूटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यूटी। ये अलग देश बनना चाहते थे, ये क्या चाहते थे? जम्मू कश्मीर अलग देश बनना। अब पता क्या चाहते हैं? अब कहते हैं यार देश मत बनाओ, हमें राज्य बना दो। छुट्टियां में गरीब और थे फारूक अब्दुल्ला जो उमर, इनको कैद कर लिया। जो आप हैं नजरबंद, आप अपने महल में रहेंगे लेकिन नजरबंद, बाहर नहीं निकल सकते, नेट बंद कर दिया। पर्दे में रहने दो, तो हमारा देश जम्मू कश्मीर कैसे मिला? और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? यूटी बना दिया गया। तुम बात करते थे दावत की, जो सालों में सूखी रोटी नहीं देंगे हम, सीधा केंद्र के नियंत्रण में, और लद्दाख को यूटी बना दिया गया। लद्दाख के लोग चाहते भी थे हमें बना दो, क्यों इनके चक्कर पीस रहे हो हमें? अब इसे अब ये क्या कहते हैं? हमें राज्य का दर्जा दो। तो सरकार क्या कहती है? देखो राज्य 3 नहीं बनोगे तुम, इतना है कि तुम्हारी विधानसभा बना देंगे बस। 2019 हो गई, 2023 आ गई, विधानसभा भी बन रही है, अभी कितने दिनों में बन पाएगी पता नहीं है। जब तक इनके दिमाग सही नहीं होंगे अब्दुल्लाओं के, तब तक विधानसभा नहीं बनेगी। तो हमने आज पढ़ा कि अब मुझे पता हो जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ? जनमत संग्रह से। और हैदराबाद का विलय कैसे हुआ? पुलिस कार्रवाई से। और जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ? विलय पत्र से। अरे लव लेटर लिखा था उन्होंने हनी सिंह ने पटेल जी को कि आई लव यू सर, कहा था लिखा था, तो कैसे हुआ? आई लव यू सर से, विलय पत्र से उन्होंने लव लेटर बनाया था। हाँ ठीक है, हिंदी में बोला करो। आपकी ये जो क्लास है यहीं पर हम रोकते हैं, और इसकी जो भारत कैसे बना और भारत का विकास कैसे हुआ, भारत कैसे बना, इसका आगे हम अगली सीरीज में पूरा वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए अग्निपथ एकेडमी। आसपास सफाई रखें, अपना ख्याल रखें, और बाय बाय। अनुसूची 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्ते दिए गए हैं। वेतन किस किस को दिया जाएगा? इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति उपसभापति को, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, विधान परिषद के सभापति उपसभापति को, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, राज्यपाल को, इसके अलावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। अनुसूची 3 में शपथ और प्रतिज्ञान दिए गए हैं, जिसके तहत केंद्र के मंत्री, संसद के सदस्य, संसद के प्रत्याशी, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के प्रत्याशी, राज्य के मंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इसमें शपथ लेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति की शपथ दी गई है, अनुच्छेद 69 के तहत राज्यपाल की शपथ दी गई है, और अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ दी गई है, अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल की शपथ दी गई है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है, जिसके तहत बताया गया है किस राज्य की कितनी सीटें राज्यसभा में होंगी। अनुसूची 5 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित अनुसूची है। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। इसमें अगर इसके नामों को याद करना है तो हमने एक ट्रिक बताई थी, अरे मेघा त्रिवेदी मजे में हो। अनुसूची 7 को हम याद कर सकते हैं 7 फेरों के आधार पर। जब 7 फेरे होते हैं तो हाथ में क्या आती है? लिस्ट आती है। तो अनुसूची 7 में लिस्ट या सूची दी गई है। यह लिस्ट 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची। अनुसूची 8 में राजभाषा दी गई है। अनुसूची 8 में राजभाषा दी गई है। मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 राजभाषाएं हैं।
अर्थात इन्हें विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसकी ट्रिक हमने कराई थी नमक, अर्थात नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन, इसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इन भाषाओं के नाम हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। इसकी हमने ट्रिक कराई थी बोडो में संत, क्या था? बोडो में संत। अब अनुसूची 9, मैंने बताया था कि पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा गया। इसके तहत एक नया अनुच्छेद संविधान में शामिल किया गया, 31 खा। अनुसूची 9 में प्रावधान किया गया कि यदि किसी कानून, विनियम या नियम को अनुसूची 9 में शामिल कर दिया जाता है तो न्यायालय द्वारा उसका न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू नहीं किया सकता। इस आधार पर कि जमींदारी उन्मूलन नियमों को इससे कानूनी निर्वचन से बचाया जा सके, लेकिन 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने भी कानून, विनियम या नियम 9वीं अनुसूची में डाले जाते हैं उनका न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। यह फैसला बामन राव मामला 1981 के तहत आया था। 10वीं अनुसूची, मैंने बताया था 10वीं अनुसूची 10 बहाने करके ले गया दिल, फिर किया उसने दल बदल। क्या किया? दल बदल। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को डाला गया है। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि 1/3 सदस्य यदि किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। बाद में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह शर्त 2/3 पर लागू कर दी गई, अर्थात यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो उनकी संसद की सदस्यता निहित नहीं होगी, अर्थात खत्म नहीं होगी। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसमें पंचायतों संबंधित प्रावधान किए गए। 24 अप्रैल को लागू होने के कारण 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। अब 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं। मैंने इनकी ट्रिक बताई थी कि 2 और 9 कितने होते हैं? 11। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। अब है 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत नगर पालिकाओं संबंधित प्रावधान किए गए। इसमें कुल 18 विषय हैं। कितने विषय शामिल हैं? 18 विषय शामिल हैं।